स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की अहम खबरों का। 4 का मोर्चा में होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। चार के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी महाबैठक पर महाभारत की। 3 दिन के बाद होने वाली बैठक पर तकरार तीखी हो गई है। इसके अलावा चर्चा होगी भाजपा के मिशन 80 की, जिसमें 14 की अड़चन दूर करने के लिए पैंतरेबाजी तेज कर दी गई है। वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस भाजपा नेता ने की है चुनावी मांग। और इसी के साथ आपको बताएंगे पूर्वांचल में सौगात के साथ साथ कैसे बिछाई जा रही है लोकसभा चुनाव की बिसात। तो चलिए 4 के मोर्चे में आगे बढ़ेंगे, जहां विपक्ष की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। एनडीए विपक्ष पर हमलावर है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता संदेश देने की तैयारी है, लेकिन एनडीए विपक्षी मोर्चे पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है। ये भ्रष्टाचार करने वाले, ये परिवारवाद करने वाले या क्षेत्रवाद करने वाले, विकास इनका एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ इनका एजेंडा है। वहीं सरकार में सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी विपक्षी जुटान पर तंज कसा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्षी एकता परवान नहीं चढ़ने वाली है। सबकी अपनी डपली अपना राग है और कोई भी एक रोडमैप नहीं है। हालांकि अब मोर्चा विपक्ष ने संभाल लिया है। सपा ने एनडीए के वार पर पलटवार किया है। देश को उम्मीद है वहां से एक ऐसा रास्ता निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी से हटाएगा, कि एनडीए सरकार को पीडीए हराएगा। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि 2024 में किसी भी सूरत में भाजपा सरकार में नहीं रहेगी। विपक्षी एकता पटना में होके रहेगी। ये सरकार 2024 के बाद नहीं रहेगी। और देखिए यूपी में मिशन 80 को साधने के लिए भाजपा ने विस्तारक प्लान तैयार किया है और इसी के तहत 80 सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 को हासिल करने की कवायद में भाजपा आगे बढ़ रही है। बूथ मजबूत और हर घर तक पहुंचाने की कोशिश है। वहीं अब भाजपा ने 80 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी विस्तारकों को सौंपी है। पहले चरण में हारी हुई सीटों पर चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश है। विस्तारकों को 14 लोकसभा सीटों का चुनाव प्रबंधन एजेंडा सौंपा जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को हर महीने फीडबैक देना होगा। विस्तारक सभी वर्गों को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे। पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का जिम्मा भी विस्तारकों के हवाले है। बूथ कमेटी में हर जाति और धर्म के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का जिम्मा दिया गया है। विस्तारकों को बूथ कमेटियों का गठन करने का भी जिम्मा है। विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करने का लक्ष्य है। विस्तारकों को लाभार्थी सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़े और दलित वर्ग की जातियों का वोट बैंक बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर विधायकों और सांसदों के बीच टकराव पर नजर रखी जाएगी। सभी विस्तारक सीधे प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर काम करेंगे। विस्तारकों के कामकाज में स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा। और चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। 2014 और 19 में काशी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका कायाकल्प कर दिया। विश्व स्तर पर वाराणसी को नई पहचान दिलाई। अब ऐसे में काशी के बाद कानपुर से उनके चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई है। पीएम मोदी को कानपुर से चुनाव लड़ाने की मांग भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी ने की है। पीएम को कानपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कहना है सलील बिश्नोई का। काशी के बाद कानपुर से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे। बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी कानपुर को बहुत बड़े एक सहारे की जरूरत है और वो सहारा सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कानपुर के यशस्वी सांसद बने तो मुझे लगता है कि कानपुर का ये जो बंद मिलें पड़ी हुई हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इनको मैं समझता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व के सबसे स्वीकार्य नेता है। इसलिए वो जहाँ भी चाहें वहाँ लड़ सकते हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा कि कानपुर आके लड़ेंगे तो कानपुर का सांस्कृतिक जागरण होगा,
कानपुर का औद्योगिक पुनरुत्थान होगा। इसलिए हमें तो कोई स्वागत करता हूं उनके सुझाव का। सीएम योगी आज पूर्वांचल के 2 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने आज अम्बेडकर नगर जिले को सौगात दी है। 1112 करोड़ की सौगात, 2339 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजना के लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य लगातार जारी है। सीएम इसके बाद गोरखपुर में भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2604 करोड़ की 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। भाजपा परफॉर्मेंस के आधार पर 2024 में देगी टिकट। सांसदों को क्षेत्र में कराए गए कामों की देनी होगी रिपोर्ट। संगठन के अभियानों में सक्रियता का भी देना होगा ब्यौरा। 3 पेजेस का भरना होगा रिपोर्ट कार्ड। 2024 के चुनाव को लेकर एकला चलो मंत्र के साथ तैयारी में जुटी बसपा। कल बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में सभी मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। बलरामपुर के दौरे को दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गौ सेवा। मुख्यमंत्री ने गायों को खिलाया चारा, उन्हें दुलार भी किया। वाराणसी में 3 दिन के रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर भक्तों को 3 दिन तक देंगे दर्शन। लखा मेले में शुमार रथ यात्रा में काफी संख्या में लोग हो रहे हैं शामिल। और चलिए अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। और दूसरे मोर्चे में बात होगी अतीक के शूटर्स की, जो अभी हिरासत में है। लेकिन सवाल ये कि राज आखिर कब खुलेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लू और गर्मी से बढ़ी टेंशन पर कैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्शन अब तेज हो चुका है। इसके अलावा बात होगी एक महिला ने गुस्से में आखिर क्यों साहब को फंसाया। 24 घंटे में यू टर्न लेने वाली इस महिला के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि क्यों एक शख्स आखिर बन गया हैवान और आउट होने पर मारकर एक युवक की क्यों ले ली उसने जान। देखिए ये दूसरा मोर्चा। तो प्रयागराज से खबरों की शुरुआत करते हैं। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। अब 3 जुलाई को एक बार फिर से तीनों शूटर्स की कोर्ट में पेशी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में हीट स्ट्रोक का कहर लगातार जारी है। बलिया में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या ने सबकी टेंशन को बढ़ा दिया। लखनऊ से सख्ती के बाद बलिया के अधिकारी भी अब एक्शन मोड में हैं। बलिया में मरीजों की बढ़ती संख्या देख खुद डीएम ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार जिला अस्पताल के निरीक्षण का दौर जारी है। आज जब डीएम अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां मरीजों का हाल जाना, लेकिन स्टोर रूम में लापरवाही को देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्यों नहीं यूज हो रहा है सर? इतना स्ट्रेचर रखा हुआ है, 4 के अलावा भी तो ये ऐसी है सर। ये किस लिए आया है? लगाने के लिए सर। तो क्यों नहीं लगवाया अभी तक? अभी फेफना से आया है सर। कब आया? 1 महीना पहले। तो 1 महीना से इधर इतना गर्मी पड़ रही है तो कब गाड़ी में लगवाएगा? नहीं। लिखो इसको, शोकास जारी करो सीएमएस को। और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। अच्छा ये 20 पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो। इसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए। दरअसल जिला अस्पताल के लिए आज स्ट्रेचर, एसी और पंखे यूं ही स्टोर रूम में धूल फाक रहे थे, जिस पर डीएम का पारा हाई हो गया। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर हो रही लापरवाही पर ठेकेदार का ठेका निरस्त कराने के साथ ही केस दर्ज कराने की बात कही। आज मैंने देखा है और अगर इसमें किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच अकेले बलिया में ही 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि फतेहपुर के रेवाड़ी बुजुर्ग गांव में भी पिछले 2 दिन के अंदर 4 लोगों की मौत से मातम पसरा है। देवरिया, वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत पूर्वांचल में लगातार मौतों पर सरकार की नजर है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई कमी किसी तरीके से आने नहीं दी जाएगी। हीट स्ट्रोक से हाहाकार सिर्फ यूपी में ही नहीं देश भर में सामने आ रहा है। अब इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। कौशाम्बी में एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव पर आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई। ये वही महिला है जो 24 घंटे पहले खुद के साथ यौन शोषण का आरोप लगा रही थी। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस कप्तान ब्रिजेश श्रीवास्तव पर लगाया। सोशल मीडिया पर अपना दुख बयां किया तो पुलिस भी एक्शन में आई। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने जांच बिठाई तो उसके कुछ घंटे बाद महिला अपने बयान से पलट गई और कहा कि एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव की पत्नी ने उसको डांट दिया था। उसी गुस्से में उसने एसपी पर यौन शोषण के आरोप लगाए।
बहन आप छूने के लिए मुझे मौका दो, हम इसलिए आपको काम में रखा था, हमको मतलब आप पर दिल बहुत आ गया। गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया, हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफी चाहते हैं। अब महिला का कहना है कि उसने जो भी आरोप लगाए थे वह न तो किसी के दबाव में था और अब उस पर अपने बयान से पलटने के लिए भी किसी तरह का दबाव नहीं है। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन किया था। टीम को 4 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस टीम को प्रकरण की निष्पक्षता एवं गहनता से जांच करने के लिए 4 दिवस का समय दिया गया है और वो 4 दिवस के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रेषित करेंगे। कानपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर क्रिकेट खेलते वक्त आउट होने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। ये घटना कानपुर में घाटापुर इलाके के रहटी डेरा गांव की है। आरोप है कि मैच में आउट होने से नाराज हरगोविंद ने अपने भाई के साथ मिलकर बॉलिंग करा रहे सचिन के गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रिकेट के दौरान किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया, ये आपस में दोस्त थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हरगोविंद और ब्रजेश ने पहले इसको मारा पीटा, फिर सचिन की गला दबाकर हत्या कर दी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो 3 टीमें लगा दी गई हैं। तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। जीडीए ने की कार्रवाई। गैंगस्टर सहित 52 मुकदमे हैं दर्ज। सरेंडर के बाद जेल में बंद है। अयोध्या के एकमात्र थिएटर में लगी फिल्म आदिपुरुष का विरोध। राम सेना ने बंद कराया शो, झंडे लहराकर की नारेबाजी। आजमगढ़ के रहने वाले आबिद अंसारी बने आर्यन राजभर। आबिद की पत्नी ने भी किया धर्मांतरण। शबनम से बन गई खुशबू, गाजे बाजे के साथ बदला धर्म। बरेली में 3 दिन से लापता महिला का मिला शव। तेजाब डालकर महिला की हत्या की आशंका। परिवार वालों ने 18 जून को थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी राम मंदिर पर आई बड़ी खबर की। आपको बताएंगे कि आखिर कब से भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर। और इसी के साथ बात होगी बजरंगबली के दरबार में एंट्री को लेकर जारी हुए ड्रेस कोड की। कहां और किस मंदिर में लागू हुआ है ड्रेस कोड, दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बात करेंगे केदारनाथ यात्रा से जुड़े विवादों की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सीएम धामी ने आखिर पुलिस को क्या बड़ी सौगात दी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के खुलने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि इसी साल तक मंदिर के पहले फेज का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मकर संक्रांति के मौके पर 15 जनवरी 2024 से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी और ये कार्यक्रम 24 से 25 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद रामलला मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देंगे। वास्तविकता यह है कि श्रद्धालु लगभग 24-25 जनवरी 2024 तक वहां पर मंदिर में जाकर सीधा दर्शन कर सकते। 10 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन पीएम मोदी को भी शामिल होने का न्योता मिला है। ट्रस्ट ने यह निर्णय अपनी पिछली बैठक में लिया है कि वह लोग प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारी है। 15 जनवरी से 10 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देश भर में अलग अलग जगह आयोजित होगा। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होगा और प्रवासी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होगा, वहीं राम मंदिर के गर्भगृह को तैयार करा लिया जाएगा। हालांकि अभी मंदिर का फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा गुरु मंडप भी बनकर तैयार हो जाएगा। गर्भगृह के द्वारों को भी तैयार कर लिया जाएगा। इन द्वारों को सोने से मढ़े जाने की तैयारी है। मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर भी स्वर्ण आच्छादित होगा। देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर सरकार की कोशिश लोकसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने की है। मंदिरों और पूजा स्थलों पर एक के बाद एक ड्रेस कोड लागू होने के मामले सामने आ रहे हैं और इसी सिलसिले में अब गाजियाबाद के एक मंदिर का नाम भी जुड़ गया है। गाजियाबाद के संजय गांधी नगर में हनुमान मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाली समिति ने अब नया नियम लागू करते हुए बजरंगबली के दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सामने ऐसे लोग बैठे पढ़ रहे हैं, भक्ति पूर्ण हैं। उस भक्ति में बैठ करके कोई आधे वस्त्रों में आता है तो व्यक्ति का मन जो है
अलग राउट चला जाता है, तो आदमी की वो भक्ति वहाँ से समाप्त हो जाती है। किस प्रकार से आपको बैठना चाहिए, सिर पे पल्लू होना चाहिए, पूर्ण वस्त्र होने चाहिए। मंदिर समिति की तरफ से मंदिर के द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर भक्तों से निवेदन करते हुए साफ साफ लिखा हुआ है कि अब मंदिर में शॉर्ट ड्रेस, हाफ पैंट, स्लीवलेस कपड़े और छोटे कपड़े पहनकर दाखिल ना हो। और अब दर्शन पूजन के लिए आने वाले लोग खुद भी मंदिर समिति के इस फरमान का समर्थन कर रहे हैं। अब लड़कियां हैं, थोड़ा सा कपड़े छोटे पहनते हैं, उसको समझदारी आ जाएगा तो थोड़ा समझा देंगे, बड़े सही है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि इसके पहले बागपत, मेरठ, आगरा, शामली, हरिद्वार और प्रयागराज समेत कई और जिलों में अलग अलग मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके बाद देश भर में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने वाली कवायद तूफान पकड़ रही है। इस साल केदारनाथ की यात्रा शुरुआत से ही विवादों में रही है और हाल ही में 2 नई घटनाओं को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम इस बार सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। सबसे ताजा विवाद मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाने पर हुआ, जिसके बाद इस साल यात्रा से जुड़ी विवादों की फेहरिस्त बढ़ गई है। कपाट खुलने के बाद कई विवाद सामने आए। सबसे पहले मंदिर परिसर में QR कोड को लेकर सवाल उठे थे। तीर्थ पुरोहितों के सवाल उठाने पर मंदिर समिति ने बैंक की गलती बताई और मौखिक रूप से माफीनामा लिया। वहीं यात्रा के पड़ाव में दिल्ली के तीर्थ यात्रियों के साथ घोड़े खच्चर संचालकों की बदसलूकी भी देखने को मिली। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करके जेल भेज दिया। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में लगी सोने की परत पर सवाल उठे। मंदिर समिति पर सोने की परत को तांबे पीतल में बदलकर गबन का आरोप लगा। जांच की मांग की गई। बाद में मंदिर समिति ने परत को ठीक कराया। ये मामला खत्म हुआ तो भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग पर नोट उड़ाने के वीडियो पर सवाल उठे। एक किन्नर श्रद्धालु के नोट उड़ाने पर भी मंदिर समिति के कर्मचारियों पर सवाल उठाए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के यात्रा मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। इन सभी विवादों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति को कटघरे में खड़ा किया है और यात्रा मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड की पुलिस को नई हाईटेक बिल्डिंग मिली है। नए भवन का देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड, डायल 112, डीजीपी कार्यालय, यातायात निदेशालय, गढ़वाल रेंज के कार्यालय बनाए गए हैं। बड़े पैमाने पर कंट्रोल रूम के जरिए पर्यटक क्षेत्रों और 4 धाम यात्रा को लेकर कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। नया भवन 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपके मिशन को कार्यालय एक स्थान पर होने से जहां आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। और आइए आपको दिखाएं 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। देहरादून में धून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात करके हालचाल जाना। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर संतुष्ट दिखे। अल्मोड़ा से बिजनौर पेशी पर ले जाया जा रहा कैदी काशीपुर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ हुआ फरार कैदी शाहनवाज एनडीपीएस के मामले में जिला कारागार में बंद था। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बाधित। घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने के लिए गया था शख्स, पहाड़ी से गिरा। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में मलबा डालने का मामला सामने आया। एचसीसी कंपनी निर्माण के दौरान नदी में डाल रही मलबे से प्रदूषण का खतरा बना। 4 के मोर्चा में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।